नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर सीरीज में कुछ मिसलेनियस टॉपिक। आप सब जानते हैं कि जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अभी तक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पद नियुक्तियां और तमाम जो पर्सनालिटीज जुलाई 2023 के अंदर फेमस रहे उनके बारे में हमने बातचीत की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स ऐसे जो बाकी जो वीडियोस थे उसमें छूट गए थे उनको हम कवर करेंगे। आज ये हमारा जुलाई 2023 का लास्ट वीडियो होगा और इस लास्ट वीडियो में हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी शेयर कर दूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो प्रसारित की जाती हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, डेली करंट अफेयर्स का भी लाभ उठा रहे हैं। ढेर सारी पीडीएफ्स भी उस पर शेयर की जाती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहली जो घटना है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला जो न्यूज है वह लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का उसी के बारे में, उसकी जो घोषणा हुई थी उसी के बारे में बात करेंगे। हमारा छूट गया था पुरस्कारों वाले सेक्शन में। दोस्तों, 10 जुलाई 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हुई। ये लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा घोषित किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। तो हर प्रधानमंत्री द्वारा इसे दिया जाता है। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार जो व्यक्तियों को प्राप्त होता है, उन्हें उनके शानदार नेतृत्व, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सम्मानित किया जाता है। तो आई होप लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है वह 1 अगस्त 2023 को जो लोकमान्य तिलक थे उनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत 1983 में हुई थी। 2022 में यह पुरस्कार दोस्तों डीआरडीओ की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध टेसी थॉमस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आई होप दोस्तों ये पुरस्कार आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखता है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जरूर जाएगा। अब लोकमान्य तिलक जो थे उनके बारे में आप सभी जानते हैं। लोकमान्य तिलक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के एक अग्रणी क्रांतिदूत थे, जिनके वजह से महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो काफी मजबूत हुआ। उन्होंने ये जो आज आप गणेश महोत्सव देखते हैं, गणेश भगवान का महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आजादी के दौरान प्रारंभ करके लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को उन्होंने और ज्यादा इनहेंस किया था। लोकमान्य तिलक को भारत के जो कांग्रेस थी उसके जो 2 धड़े थे, भारत की कांग्रेस के 2 धड़े जो थे, जिसमें 2 दल थे, गरम दल और नरम दल। तो जो तिलक साहब थे उनको गरम दल वाले धड़े में चुना जाता था और लाल बाल पाल के नाम से टिकड़ी चलती थी। ठीक है, तो यही इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है लोकमान्य तिलक साहब का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, देश को आजाद दिलाने में। स्वदेशी मूवमेंट के समय पर 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, उसमें इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी और कांग्रेस में भी काफी अच्छी भूमिका रही थी लोकमान्य तिलक साहब की। तो इस हिसाब से हमारे लिए हमारे ऐसे पूर्वज रहे हैं, हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग रहे हैं जिनसे हमें काफी कुछ देशभक्ति की भावना के बारे में सीखना चाहिए। दोस्तों, लोकमान्य तिलक साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनको बताना बहुत जरूरी है, लेकिन ये क्लास फिलहाल करंट अफेयर्स पे है तो हम सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इतना एक ओवरव्यू लोकमान्य तिलक साहब के बारे में हमने दे दिया। ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, इतना आप लोग याद रखना। और इनका जो गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को जो राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए इन्होंने चलाया था।
आइए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों हमारी जो अगली न्यूज है वह है इंगर रिंकेविक्स। ये राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने लाटविया के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है 8 जुलाई 2023 को। 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया लाटविया का। दोस्तों इससे पहले 2011 से 2023 तक ये देश के लाटविया के विदेश मंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों यूरोपीय संघ के देशों में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति ये बने हैं। समलैंगिक राष्ट्रपति हैं, ये याद रखिएगा। कार्यकाल 4 वर्ष इनका होगा और स्थान इन्होंने जिसका लिया उनका नाम था एगिल्स लेविट्स। तो एडगर जो रिंकेविक्स हैं, इनसे पहले लाटविया के जो राष्ट्रपति थे वो एगिल्स लेविट्स थे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब लाटविया के बारे में थोड़ी सी ट्रेडिशनल जानकारी की बात करें तो लाटविया की राजधानी है रीगा, ये आप लोग याद रखना। दोस्तों यह एक बाल्टिक देश है जिसके अगर पूर्व में आप देखेंगे, यहाँ पे मैप को भी देखते रहिए, पूर्व में रशिया दिखेगा, ये है लाटविया, तो इसके पूर्व में आपको रशिया दिखेगा, उत्तर में एस्टोनिया दिखेगा, उत्तर में आप एस्टोनिया को देख पा रहे हैं यहाँ मैप के अंदर, और दक्षिण में दोस्तों, दक्षिण में लिथुआनिया की सीमाएं इससे टच होती हैं। दक्षिण में लिथुआनिया, यहाँ आपको पूरा मैप देख लीजिए, दक्षिण में लिथुआनिया और ये बेलारूस से इसकी सीमाएं दक्षिण पूर्व में लगती हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी। और इसकी मुद्रा यूरो है दोस्तों, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है तो यूरोपियन देशों की जो यूरोपियन यूनियन की जो सामूहिक मुद्रा है यूरो, उसी को अपनाता है लाटविया। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह एक समय पे 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे और सोवियत संघ की कोलैप्स होने के बाद ये सारे देश जो है बिखर गए। सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैप है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं दोस्तों लगा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को किसी भी घटना से रिलेट करने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारतीय आम महोत्सव आम रस 2023 आयोजित हुआ और कहाँ आयोजित हुआ ये आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों 7 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित हुआ? मॉस्को, रूस में। रूस की राजधानी है मॉस्को, जहां पर भारतीय आम महोत्सव आम रस 2023 आयोजित हुआ। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर भारत के किसी राज्य में हुआ होता, लखनऊ वगैरह में, भारत के किसी राज्य में, जिले में, तो ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन ये इस न्यूज को इसलिए मैंने शामिल किया इस सेशन के दौरान क्योंकि ये रूस में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये महोत्सव। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसका आयोजन आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद एवं निर्यात विकास प्राधिकरण, इस दिशा में सहयोग किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें इन्वॉल्व है। ये कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इन्वॉल्व है। ठीक है, ये दोनों के सम्मिलित प्रयासों से आम रस महोत्सव मॉस्को रूस में आयोजित हुआ। थोड़ा आमों के बारे में जान लेते हैं, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं कहीं आपसे पूछा जाए। दोस्तों ये जो महोत्सव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश के आमों की जो कई किस्में हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश से जो भी संबंधित होंगे या पूरे भारत से संबंधित लोग ये सब तो जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश के आम दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मल्लिका, इन आमों का इस महोत्सव के दौरान प्रदर्शन किया गया। आम आप सब जानते हैं कि एक प्रकार का रसीला फल है, भारत में फलों का राजा आम को बोलते हैं। इसकी मूल प्रजाति भारतीय आम कहते हैं, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है मेंगीफोरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को दोस्तों मेंगीफोरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति केवल पहले भारतीय महाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में भी ये प्रजातियां फैल गई और इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में आम का होता है, याद रखिएगा। भारत दोस्तों
पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल जो है आम को माना गया है। कहां कहां? भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल के रूप में आम को माना जाता है। और बांग्लादेश में जो आम का पेड़ है उसे राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। तो आम बांग्लादेश में राष्ट्रीय वृक्ष है। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जिनको मैंने जरूरी समझा इस लेक्चर के दौरान शामिल करना। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ और देखते हैं क्या है। दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है केर पूजा महोत्सव। केर पूजा महोत्सव 2023, इसके बारे में आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जुलाई 2023 में आयोजित हुआ, क्योंकि जुलाई की खबरें हैं तो जुलाई के ही जो इनिशिएटिव्स हैं उनको हम शामिल करेंगे। त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर कीर पूजा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। अब त्रिपुरा के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं कि त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। कौन क्या करता है? इंटरनेशनल बाउंड्री। ये याद रखिए कि त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो अब किस देश के साथ वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है तो आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि कमेंट वगैरह आप लोग करते नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो तीन तरफ से भारतीय राज्य त्रिपुरा को घेरे हुए है। अब दोस्तों इस पूजा में राज्य की जो हलाम जनजाति है त्रिपुरा की, वो भाग लेती है। यह उत्सव वास्तु देवता के संरक्षक देवता केर के सम्मान में खर्ची पूजा के 2 सप्ताह बाद मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा भी आपको समझ में आ गई कि जो हलाम जनजाति है वो खर्ची पूजा भी मनाती है। उसके 2 सप्ताह बाद जो इनके वास्तु देवता होते हैं केर, उन्हीं के सम्मान में ये केर पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ आएगी। आइए अब चलते हैं सैन्य अभ्यासों की तरफ, और सैन्य अभ्यास में पहला सैन्य अभ्यास है जिमेक्स 2023 देखते हैं। अब ये दोस्तों द्विपक्षीय जापान और भारत समुद्री अभ्यास है। भारत और जापान के बीच एक समुद्री अभ्यास होता है जिमेक्स, और इसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ 5 से 10 जुलाई 2023 को। कहां? विशाखापत्तनम, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में। ये विशाखापत्तनम जो उसका तटीय जो जिला है वहां पर आंध्र प्रदेश का। अब किसके द्वारा? भारतीय जो नौसेना है उसने आयोजित किया, जिसमें जापान ने भाग लिया। उद्देश्य क्या था इसका? तो समुद्री सुरक्षा के प्रति जो आपसी सहयोग है, इंटरऑपरेटिबिलिटी है, उसको मेंटेन करना, उसको बढ़ावा देना। अब इस नौसैनिक अभ्यास के अंदर दोस्तों भारतीय नेवी ने इसका प्रतिनिधित्व किया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आईएनएस दिल्ली, याद रखिएगा यहाँ पर एक फैक्ट आपको मिल रहा है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस दिल्ली है। और दोस्तों स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट आईएनएस कुमारता, ये भी फैक्ट ही है। स्वदेशी रूप से डिजाइन है आईएनएस कुमारता। क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है। कॉर्वेट एक युद्धपोत की कैटेगरी होती है। दोस्तों समुद्री गश्ती विमान P-8I ये बहुत इंपॉर्टेंट विमान है, जिसको सबमरीन हंटर भी कहा जाता है, और इसको हमने अमेरिका से लिया हुआ है। और डोर्नियर विमान हल्का विमान है और माल रसद ले जाने के लिए काफी काम आता है डोर्नियर, और लड़ाकू विमानों की कुछ भागीदारी रही। और दोस्तों जापान की तरफ से जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस जो फोर्स है उसने जापान का प्रतिनिधित्व किया। इसमें जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर JS सामिदारे, ये जापान का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और इसका विभिन्न जो हेलीकॉप्टर जापान यूज करता है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो जिमेक्स के बारे में और कीर पूजा महोत्सव के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों महत्वपूर्ण अभियान है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको जानना चाहिए। वन टैप वन ट्री अभियान, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए वन टैप वन ट्री अभियान के बारे में बात करते हैं।
तो जुलाई 2023 के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया। तब 1 जुलाई 2023 को। अब इस अभियान का वन टैप वन ट्री अभियान जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करना वन टैप वन ट्री अभियान का उद्देश्य है। क्या? इसको फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। उत्तर प्रदेश की बहुत ही बढ़िया योजना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, इस अभियान को संचालित कैसे किया जाएगा? तो राज्य सरकार के अधीन नमामि गंगे जो कार्यक्रम चल रहा है और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इनका संचालन किया जाएगा। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत इसको संचालित किया जाएगा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा। दोस्तों, इस अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच पहल शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर ही 5 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। निश्चित रूप से इससे एयर पोल्यूशन भी कम होगा और जो पर्यावरण है उसमें जरूर संवर्धन होगा। दोस्तों, पौधे लगाए जाएंगे नल कनेक्शन प्राप्त करने वाले परिवारों के घरों के बाहर, ओवरहेड टैंकों और पंप हाउसों और जल उपचार संयंत्रों पर पौधे लगाए जाएंगे। तो ये योजना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रहे आप लोगों को। दोस्तों, राज्य में पौधा उपलब्ध कराया जाएगा और हर घर जल के तहत प्रत्येक लाभार्थी को नल के पानी के कनेक्शन के साथ ये पौधा वितरित किया जाएगा, याद रहे। तो वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश का है पौधरोपण के लिए, याद रहे इतना। ठीक है, आइए गजह कोठा अभियान के बारे में बात करते हैं। देख लेते हैं गजह कोठा अभियान क्या है। तो दोस्तों, 13 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ असम राज्य में। अब शुरू क्यों किया गया देख लीजिए। तो मानव हाथी संघर्ष जो है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोठा अभियान असम सरकार द्वारा 13 जुलाई 2023 को शुरू किया गया। अब अभियान किस बात पर केंद्रित है? तो पूर्वी असम में जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उससे प्रभावित जो गांव हैं उस पर फोकस करेगा यह अभियान। इसका लक्ष्य जो मनुष्य और हाथी के बीच जो सहअस्तित्व है उसको बढ़ावा देना है और इसका उद्देश्य दोस्तों क्षेत्र में हाथियों के व्यवहार, पारिस्थितिकी और हाथियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को जो वहां पे ग्रामीण हैं उनको शिक्षित भी किया जाएगा। अब अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो गुवाहाटी स्थित एक प्रसिद्ध वन्यजीव और सरकारी संगठन है अरण्यक। तो अरण्यक इसको क्या बोलते हैं, कर रहा है नेतृत्व। अरण्यक संगठन है, याद रखिएगा। अरण्यक जो संगठन है वह इसका नेतृत्व कर रहा है। सहयोग लिया जाएगा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और असम वन विभाग का। तो याद रहे ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट इसमें शामिल है, ब्रिटेन का एक संस्था, इसलिए गजह कोठा अभियान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, जो चीजें जैसे विदेश में कोई संस्था इन्वॉल्व होती है तो वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी तरह के अभियान योजना परियोजना जो है एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, डार्विन पहल द्वारा इसे सहायता प्राप्त होगी। अब असम के कुछ वन्यजीव उद्यानों की बात करें तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट स्थल है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नमीरी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब बहुत प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है असम के। तो काजीरंगा, मानस और नमेरी ये असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। दोस्तों अगली न्यूज है अल मोहिद अल हिंद, अल मोहिद अल हिंदी 2023। तो आइए देखते हैं ये क्या है। दोस्तों, भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना बलों के बीच
एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ 23 से 25 मई 2023 के बीच। कहां पर? अल जुबैल, सऊदी अरब के अंदर। अल मुहिद अल हिंद कहां आयोजित हुआ? सऊदी अरब में, मई 2023 में। और इस जो सैन्य अभ्यास है इसका उद्देश्य दोस्तों सामरिक युद्धाभ्यास, खोज बचाव अभियान और इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ड्रिल थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर में एक ड्रिल या अभ्यास किया गया अल मुहिद अल हिंदी के नाम से भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवी के बीच में। अब दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ कि आईएनएस तरकस जो भारत का है और ऑफशोर गश्ती वेसल और भारतीय नौसेना का डोर्नियर विमानों ने इस सैन्य अभ्यास के अंदर भाग लिया। इस अभ्यास का पहला संस्करण दोस्तों 9 से 14 अगस्त 2021 के मध्य अल जुबैल सऊदी अरब में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, इतना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब दोस्तों डायमंड लीग काफी इंपॉर्टेंट है और खेल से संबंधित सवाल अगर आएंगे तो ये जरूर आएगा क्योंकि हमारा नेशनल हीरो इन्वॉल्व है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जहां इन्वॉल्व हो तो न्यूज इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। दोस्तों भारत के ओलंपियन जो हैं नीरज चोपड़ा जी ने 1 जुलाई 2023 को वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो डायमंड लीग है उसके लुसाने चरण में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस लुसाने चरण में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो भारत के लिए काफी गर्व की बात है। और इससे पहले दोस्तों जो 5 मई 2023 को ये लीग हुई दोहा के अंदर, वहां पर भी नीरज चोपड़ा साहब ने स्वर्ण पदक ही जीता। तो नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया कहा जाना चाहिए क्योंकि ये सोना ही लाते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यहां से भी खेल से संबंधित न्यूज है, बहुत अच्छी है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2023 की, काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 12 से 16 जुलाई 2023 को सुपाचलसाई नेशनल स्टेडियम बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया और ये इसका 25वां संस्करण था। अब एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो शुभंकर है, मस्कट है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कट जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का है थाई हनुमान, लॉर्ड हनुमान। ठीक है, ये याद रहे। इसमें दोस्तों 45 स्पर्धाएं आयोजित की गई। इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जापान रहा। कुल इसने 37 पदक जीते जिसमें 16 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य के साथ जापान पहले स्थान पर रहा। और पदक तालिका में अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान तीसरा रहा दोस्तों। कुल भारत ने 27 पदक जीते। 27 में दोस्तों भारत ने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान संपूर्ण प्रतियोगिता में अर्जित किया। अब दोस्तों इसके अंदर स्पेशल क्या है तो भारत की ज्योति याराजी जो है, भारत की ज्योति याराजी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन चुकी हैं। तो ज्योति याराजी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट ज्योति याराजी हैं, याद रहे। दोस्तों नीरज चोपड़ा के साइड में जो थंबनेल में फोटो लगी है वो ज्योति याराजी की है। अब भारतीय स्वर्ण पदक की बात करें तो दोस्तों पुरुष वर्ग में अजय कुमार सरोज, इनका संबंध है प्रयागराज जिले से है, उत्तर प्रदेश के। और ये दोस्तों प्रयागराज जिले में एक तहसील है, सोराव तहसील, उसके अंतर्गत इनका कोई गांव है। और ये पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक हासिल किया। काफी गौरव का क्षण है पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे प्रयागराज के लिए। दोस्तों उसके बाद तेजिंदर पाल सिंह तूर ने पुरुषों की 60 फुट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। अब्दुल्ला अबू बकर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्पर्धा में गोल्ड मेडल। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्पर्धा में जीता। और ज्योति याराजी जो है उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में
गोल्ड मेडल जीता, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें राजेश शर्मा और ये सब भी गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण खेल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय रजत पदक भी इसमें कुछ लोगों ने जीता, ये नाम आप देख लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आप ये तालिका देख लेना। और ये जापान पहला नंबर पर रहा, भारत तीसरे नंबर पर, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दिवस जुलाई के अंदर क्या क्या हुए, तो इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को, जुलाई का पहला शनिवार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को बहुत महत्वपूर्ण विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के अंदर दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरुआत हुई थी 19 जुलाई 1969 को। और इस समय 14 बड़े बैंकों का भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 26 जुलाई को कारगिल सेक्टर के अंदर कश्मीर में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाली जीत हासिल की थी। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और विश्व जनसंख्या दिवस आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आइए अब सेशन का यहीं पर अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें इतनी देर अपना महत्वपूर्ण कीमती समय देने के लिए। ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल कंपटीशन वार का, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।